आज हम ल्यूशन बुक के बारे में बताने वाले हैं। जो ये ल्यूशन बुक हैं, इसी के एक एक प्रश्न को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बना के जितने भी इसके प्रश्न हैं फिजिक्स के, उन सभी प्रश्नों को डिटेल में अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरीके की ऑब्जेक्टिव बुक होती हैं जीके की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और सभी बच्चों के पास लगभग होता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसमें जो प्रश्न हैं उसके ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन के बाद कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आपको जो क्वेश्चन याद है उसका आप आंसर लगा पाते हो, वो जो नहीं याद है उसका आंसर रट लेते हो। ठीक है, तो यही थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है उसके नीचे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। ओके, तो हमने सोचा कि इस बुक में जितने भी प्रश्न हैं फिजिक्स के, उन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको कोई भी प्रश्न रटना ना पड़े और आसानी से आप याद कर सकते हो। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, ठीक है, हम यांत्रिकी मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला ही चैप्टर है यांत्रिकी वाला। ठीक है, तो इसके जितने भी प्रश्न हैं एक एक प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वो सभी इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पर भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ये भी SSC 2014 में, रेलवे NTPC में पूछा गया 2016 में। ठीक है, इस तरीके से सारे जो प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न को हमें कैसे, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को फिट करना है माइंड में। वो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक पूछा गया है, कार्य जो होता है उसका यूनिट क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। ठीक है, इन चारों में से हमें आंसर लगाना है। तो सबसे पहले हमें कार्य के बारे में पता होना चाहिए, कार्य होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ही हम उसके यूनिट पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्य के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कार्य का मतलब होता है ना, कार्य का मतलब होता है वर्क, मतलब काम करना। काम करने को हम कार्य करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, पढ़ना, लिखना, काम करना, ये सब कार्य होते हैं। लेकिन फिजिक्स के भाषा में इन्हें कार्य नहीं माना जाता है। ठीक है, कुछ विशेष चीज़ों को ही कार्य माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई भी वस्तु, ठीक है, जैसे हम मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है, ये यहाँ पर रखी हुई है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इस वस्तु पर मैंने थोड़ा सा बल लगाया, ठीक है, नीचे से, और इसे खिसका के ऊपर कर दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये वस्तु यहाँ पर थी, बल लगा के मैंने यहाँ पर, तो किसी वस्तु पर बल लगा के उसकी मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया। तो बल लगाया और बल लगाने से क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो फिजिक्स में माना जाएगा कि ये कार्य हुआ है, बल लगाया और पोजीशन चेंज हुई है। मतलब बल लगाकर हमने इसकी दिशा में, ठीक है, वस्तु को जो है बल की दिशा में विस्थापित किया है, डिस्प्लेस्ड किया है। ठीक है, तो विस्थापन कोई, ठीक है, क्या होता है, जब तक विस्थापन नहीं होता है कार्य हम नहीं मानते हैं। तो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई है। मेन चीज़ होता है कार्य होने का मतलब वस्तु की पोजीशन का चेंज होना। जब तक वस्तु की पोजीशन चेंज नहीं होगी तब तक कार्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल होता है, जैसे अगर हम कहें आपको दीवार को धक्का लगाना है, आप दीवार को धक्का लगाते रहो। ठीक है, सुबह से शाम तक लगाते रहो। ठीक है, मैं आऊँगा और पूछूंगा भाई ये तुम काम किया या नहीं। ठीक है, तो मैंने देख, तुम कह रहे हो दीवार को धक्का लगा रहा हूँ, दीवार की पोजीशन वही है, तो हम कहेंगे तुमने कुछ काम नहीं किया। लेकिन वो बंदा कहेगा जो धक्का लगा रहा है दीवार को, तो कहेगा यार मैं तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर काम किया, मैंने बहुत कोशिश की, ये हटा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में कार्य नहीं होता है। किसी दीवार को आप धक्का लगाओगे, उसे हम उसकी पोजीशन से हटा नहीं सकते हैं, इसका मतलब कार्य शून्य है। ठीक है, तो कार्य के लिए क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन का होना जरूरी है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगा के उसे बल की दिशा में, ठीक है, विस्थापित करते हैं, मतलब किसी वस्तु पर बल लगा के उसे बल की दिशा में आगे की ओर खिसका देते हैं, या बल लगाकर किसी वस्तु की हम पोजीशन को चेंज करते हैं, तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तभी तो हम मानेंगे कार्य हुआ है। जैसे बहुत सारी ईंट घर के नीचे रखी हुई है, मैं कहता हूँ इन सारी ईंटों को आपको छत पर पहुँचाना है। जब सारी ईंटों को आप छत पर पहुँचा दोगे, इसका मतलब ईंट की पोजीशन चेंज होगी, बल लगाया और पोजीशन चेंज, तो कार्य हुआ। तो कार्य का जो मेन काम है ना, मेन दो पार्ट है, बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल लगाना है और वस्तु की जो पोजीशन है वो चेंज करनी है। अगर बल लगने पर वस्तु की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है, वैसे भी होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कार्य हुआ है। ओके, तो कार्य का मतलब होता है बल लगा के किसी वस्तु की दिशा में विस्थापित करना होता है, उसे वस्तु की दिशा में, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापित करना, उसे हम कार्य कहेंगे। ओके, तो कार्य का एक फॉर्मूला होता है इसी तरीके से, जब हम किसी वस्तु पर बल लगा के उसे बल की दिशा में विस्थापित करते हैं तब कार्य होता है। ठीक है, तो इसी का फॉर्मूला ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो बल गुना विस्थापन और बराबर कार्य, ये F से हमने बल को लिखा है, ठीक है, फोर्स है, और D फॉर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब जब किसी वस्तु के हम पोजीशन को चेंज करते हैं। मान ली कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर रखी हुई है, मैंने बल लगाया और इसकी पोजीशन चेंज कर दी, अब यहाँ पर आ चुकी है, तो यहाँ से और यहाँ के दोनों के बीच की जो दूरी होती है ये विस्थापन होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या आप कह सकते हो कि चेंजमेंट होना चाहिए, स्थान चेंज होना चाहिए, किसी भी वस्तु की पोजीशन का चेंज होना, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है,
तो कार्य हो जाएगा, ठीक है, और बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो ये आपका कार्य का फॉर्मूला आ चुका है। ओके, सिंपल है, ठीक है, बहुत आसान है, काफ़ी हमने एक्सप्लेन कर दिया है कार्य को, ठीक है। तो देखो बल, अब इसके हम यूनिट के बारे में हम बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है। तो ये बल होता है, बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, बल का यूनिट न्यूटन होता है। और ये विस्थापन जो होता है ना, इसका मीटर होता है, तो मल्टीप्लाई हम मीटर कर सकते हैं, या न्यूटन डैश मीटर, ठीक है, ये डैश है, ठीक है, माइनस नहीं है। तो न्यूटन मीटर इसका आपके पास यूनिट हो चुका है, ये यूनिट है। तो कार्य का यूनिट न्यूटन मीटर, या दूसरा होता है, एक और होता है, जूल होता है, ठीक है, जूल आपने सुना हुआ है, बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये कार्य के यूनिट आ चुके हैं हमारे पास। अगर देखो एक और इसका फॉर्मूला होता है कार्य का, ठीक है, W बराबर FD cos थीटा, ठीक है। ये थीटा वाला कब होता है, मान लो कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और हम उस वस्तु पर बल लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, मान लो वस्तु पर बल ऊपर की ओर लग रहा है और वस्तु खिसक इधर की ओर रही है, ठीक है, रन इधर की ओर रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बल और विस्थापन इधर की ओर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और बल ऊपर की ओर, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना, ठीक है, वही थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बल और विस्थापन के बीच का अगर कोई कोण है, वस्तु को देखो बल की दिशा में ये विस्थापित नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, बल ऊपर की ओर लग रहा है और विस्थापन इधर की ओर हो रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, तब इस हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, W बराबर FD cos थीटा। यहाँ पर FS cos थीटा भी कर सकते हैं, D की जगह आप S रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर D फॉर डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हमने ऐसे रखा हुआ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला होता है, आप ये भी, ठीक है, जब वस्तु को, ठीक है, हम वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, और बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है थीटा होता है, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, W बराबर FD cos थीटा। तो इसका आपको पता है न्यूटन कितना आ गया, ठीक है, न्यूटन और मीटर इसका यूनिट होता है। अगर ये नहीं है तो ये होता है ऐसा यूनिट, जूल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कार्य का यूनिट हम पता कर सकते हैं। तो आपका कार्य का यूनिट ये पहला ही है, जूल है, ठीक है। तो कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, कार्य आपने समझ लिया कार्य क्या होता है। ओके, अब ये न्यूटन आपको पता है, न्यूटन जो होता है बल का यूनिट होता है, वाट जो होता है पावर का होता है, शक्ति को हम वाट में मापते हैं। और ये जो डाइन होता है ना, ये न्यूटन का ही छोटा यूनिट होता है, तो ये भी बल का ही यूनिट होता है, डाइन, ठीक है। तो इन सभी ऑप्शन के बारे में आपको पता लग चुका है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्रकाश और यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है, मतलब प्रकाश और वर्ष। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी चलता है ना, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो इसके हमें यूनिट के बारे में बात करना है। तो मान लेते हैं सूर्य है, ठीक है, ब्रह्मांड में यहाँ पर सूर्य है, सन, और ब्रह्मांड में यहाँ पर कोई पिंड है, ठीक है, अलग कोई पिंड है। तो सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, एक वर्ष लगता है, 1 ईयर। तो सूर्य के प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक आने में 1 ईयर लगता है। मतलब जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ तक चलता है एक वर्ष में, और निर्वात में यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो कुछ ना कुछ इसने दूरी तय की है। ये क्या तय किया है, इसने डिस्टेंस तय किया है। और यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो ये जो दूरी होती है वो 9.46, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, इतनी दूरी होती है। या किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। तो देखो सूर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रकाश वर्ष के बारे में। तो सूर्य और एक हमने पिंड लिया ब्रह्मांड में, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, देखो सूर्य का जो प्रकाश है, तो प्रकाश जो होता है यहाँ से यहाँ तक आने में से एक वर्ष लगा है। इसका मतलब एक वर्ष में कुछ ना कुछ दूरी चला हुआ है, और इसे कहते हैं हम, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं, नूरी साल भी कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी चलता है, एक वर्ष में जितनी भी दूरी चलता है, उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में अगर हम देखेंगे इतना होता है, ठीक है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होते हैं, या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। तो इसमें दूरी की बात आ रही है बार बार। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहेंगे, तो दूरी को कहेंगे। तो इसका जो यूनिट होता है ना, वो दूरी होता है, ठीक है। अब देखो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो हमें पता चल चुका है, ये वर्ष से समझ के, ठीक है, वर्ष मत लगाना, ठीक है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो दूरी हमें लगाना, तो इसका आंसर दूरी होगा, ठीक है, समय नहीं होगा, ठीक है। और ये प्रकाश तो ये बकवास है, ठीक है, प्रकाश के देख के प्रकाश लगाओगे, ठीक है। और ये जो धारा होता है ना, ये धारा, ठीक है, यहाँ पर धारा, ठीक है, ये भी कोई यूनिट नहीं है, तो विद्युत धारा होता है, इसका जो यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। तो इनके बारे में आप समझ चुके हो, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का, ठीक है, प्रकाश वर्ष का जो यूनिट है वो दूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 3 के बारे में, बल की SI यूनिट क्या है। अब हम बल के SI यूनिट के बारे में, तो सबसे पहले हमें बल के बारे में समझना पड़ेगा। देखो बल का मतलब होता है ना, किसी वस्तु पर, कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, लगातार, जैसे कोई साइकिल चल रहा है, आप पीछे से पकड़ लो, वो रुक जाएगा, ठीक है। या कोई साइकिल पर रुका हुआ है, आपने एकदम से उसे धक्का दिया, वो गति में आ जाएगा एकदम से।
तो बल का मतलब होता है, बल एक ऐसी चीज़ है, एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गति में ला सकती है, और रुकी हुई है तो उसे गति में ला देगी, और जो गति कर रही है उसे रोक सकती है, या किसी वस्तु के आकार को चेंज कर सकती है। जैसे बैलून है, बैलून को आप दबाओगे तो उसका आकार बदल जाएगा, ठीक है। तो बल का मेन 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ये वस्तु की स्थिति को बदल सकती है और वस्तु के आकार को चेंज कर सकती है। स्थिति बदलने का मतलब रुकी हुई वस्तु को चला सकती है, चलती हुई वस्तु को रोक सकती है, और जो वस्तु के जो आकार होता है उसे भी चेंज कर सकती है। तो बल जो होता है किसी वस्तु के आकार को बदल देगा, उसकी पोजीशन को बदल देगा, तो उसे हम बल कहते हैं, ठीक है। और बल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आप ऐसे बल का फॉर्मूला F बराबर ma, ठीक है। ये बल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फोर्स है, ठीक है, मास होता है, और ये त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान की त्वरण से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बल का फॉर्मूला आएगा। और इसका जब हम यूनिट निकालेंगे तो ये होता है मास, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है। और ये जो त्वरण होता है ना, तो इसका यूनिट होता है डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल का एक ये यूनिट होता है, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर पूछा गया SI यूनिट, ठीक है, तो हम न्यूटन लगाएंगे, और ये भी होता है, और दूसरा न्यूटन, ठीक है। ये SI यूनिट होता है, ठीक है। MKS पद्धति में ये होता है, ठीक है। SI पूछे तो आपको ये लगाना है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये वाला आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल के बारे में आप समझ चुके। बल का मतलब किसी भी चीज़ पर, वस्तु पर हम बल लगाते हैं, या वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की पोजीशन को चेंज कर दे, उसके आकार को चेंज कर दे, उसे हम बल कहेंगे, ठीक है। जो रुकी हुई वस्तु गति में ला दे, या गति में जो वस्तु है उसे रोक दे, ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, SI, वो न्यूटन होता है। ओके, तो ये आपका बल भी क्लियर हो चुका है। बल को हमें कैसे करना है ये आपके समझ में आ चुका है, ठीक है। तो बल का SI यूनिट जो है, देखो ऑप्शन में बीबो में न्यूटन, ये केल्विन जो है टेम्परेचर का होता है, ठीक है, तापमान को केल्विन में मापते हैं, ये SI यूनिट होता है। ये पैस्कल नहीं, पास्कल है, दाब का होता है SI यूनिट। और ये वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्टेज हम किस में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में हम मापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट सूची दी गई है, और ये सेकंड हमारे पास सूची है, इनका हमें मिलान करना है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर उच्च वेग लिखा हुआ है, तो उच्च वेग का क्या हो सकता है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का देखेंगे, इसी तरीके से दाब का और ऊर्जा का भी देखेंगे, ठीक है। देखो उच्च वेग, तो सबसे पहले हमें उच्च वेग का मतलब इस नाम से पता चल रहा है। उच्च वेग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, ठीक है। जैसे रॉकेट वगैरह होते हैं ना, उनका हाई वेग होता है। तो उच्च वेग को हम मैक में मापते हैं, इनकी एक यूनिट होती है। जैसे दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, उसी तरीके से उच्च वेग को हम मैक में मापते हैं, ठीक है। मैक होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ ना मैक, ये जो मैक होता है ये उच्च वेग को मापते हैं। जैसे आपको पता है वायु में ध्वनि की जो चाल होती है, ठीक है, ध्वनि की जो स्पीड होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ये वायु में ध्वनि की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये लगभग जो है 1 मैक के बराबर होती है, ठीक है। और इससे जब ज़्यादा स्पीड होता है ना, इससे जो ज़्यादा होता है 1 मैक से जब ज़्यादा होता है तो वो रॉकेट की स्पीड होती है। रॉकेट इससे ज़्यादा उड़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है मैक में जो है, ये मैक उच्च वेग होता है, रॉकेट की गति को मापा जाता है, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है। रॉकेट होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, उच्च वेग को मैक में मापा जाता है, ठीक है। और 332 वायु के बारे में अगर हम बात करते हैं, ध्वनि के बारे में, तो 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की स्पीड होती है, और लगभग 1 मैक के बराबर होती है। इससे ज़्यादा जो स्पीड होती है उनकी रॉकेट की होती है, और उनकी स्पीड को हम मैक में मापते हैं, ठीक है। तो ये मैक हो जाएगा। अब तरंग दैर्ध्य के बारे में, तो तरंग दैर्ध्य के बारे में इस अंग्रेजी में वेव लेंथ कहते हैं। तो वेव लेंथ, इसके नाम में लेंथ आएगा, मतलब लेंथ से आप रिलेट कर सकते हो। ये जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है, इसे हम दूरी मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन में तो दूरी है ही नहीं, ठीक है। उच्च वेग का मैक आ चुका है, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य का दूरी नहीं है, तो हमें पता है तरंग दैर्ध्य का जो यूनिट एक एंगस्ट्रॉम भी होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को हम, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। देखो यहाँ पर मीटर है ना, तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इसका जो यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर वेव ग्राफ होता है, ठीक है। तो वेव जब चलती है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये दो होते हैं, दो श्रृंग, ऊपर वाले जो उठे वाले पॉइंट होते हैं ना, इन्हें श्रृंग कहते हैं। तो इन दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा का मतलब वेव लेंथ होता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं, और यही हमारा तरंग दैर्ध्य होता है। या नीचे वाले दो गर्तों के बीच की दूरी, नीचे को हम गर्त कहेंगे, ठीक है, या इन दोनों के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहेंगे। तो डिस्टेंस आ रहा है बार बार, तो तरंग दैर्ध्य का मतलब डिस्टेंस होता है, अंग्रेजी में वेव लेंथ बोलते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है मीटर होगा या एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप देख लेना, ठीक है। तो इसका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा उच्च वेग का, ठीक है, मैक हो चुका है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम हो चुका। अब दाब के बारे में,
तो दाब का जो एसआई यूनिट होता है ना वो पास्कल होता है, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले के बारे में अगर हम बात करते हैं, दाब होता है, दाब का मतलब होता है कोई भी एक हम पृष्ठ इस तरीके से सरफेस ले लेते हैं, तो जब किसी पृष्ठ के एकांक, इसका थोड़ा सा ये पॉइंट, इतना हम क्षेत्रफल, जब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर ऐसे हम परपेंडिकुलर बल लगाएंगे, ठीक है। जब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर हम परपेंडिकुलर बल लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इस बल से जो इफेक्ट होगा इस एरिया पर, ठीक है, उसे हम दबाव कहते हैं। दबाव आप समझते हो, किसी भी चीज़ पर दबाव लगाना, ठीक है, या किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत बल लगाना, उसे हम उस पर दाब कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर F/A होता है, ठीक है। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इनका जो MKS पद्धति में हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका जो SI यूनिट हो जाएगा वो पास्कल हो जाएगा, PA पास्कल। तो SI यूनिट यहाँ पर पास्कल है, तो हम दाब का लगाएंगे पास्कल, ठीक है। तो दाब का आ चुका हमारे पास पास्कल, ओके, ठीक है। तो सिंपल है, उच्च वेग का मैक हो गया, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम हो गया, दाब का पास्कल हो गया, और ऊर्जा को हम जूल में ही मापते हैं, ठीक है। ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, इनका जूल यूनिट होता है। ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा का डेफिनेशन होता है कोई भी वस्तु है वो कितना काम कर सकता है। जैसे नीचे 100 ईंट रखी हुई है, ठीक है, 2 लड़के हैं, तो एक ने तो 100 ईंट चढ़ा दी और एक ने 50 ही ईंट चढ़ा पाया, वो बैठ गया, कह रहा है मुझसे नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब जो जिसने 100 ईंट चढ़ाई उसकी क्षमता ज़्यादा है और 50 ईंट वाले की कम है। तो क्षमता का मतलब कितना आप काम कर सकते हो, कितना आप में एनर्जी है, ठीक है। तो ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आए हुए हैं। अब दूरी के बारे में देखो, दूरी का मतलब होता है तय की गई मार्ग की लंबाई, ठीक है। आप जाते हो, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पर हो और यहाँ से यात्रा करते करते आप यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचते हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जितनी भी आप डिस्टेंस चले, A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक, ठीक है, तो ये जो भी मार्ग आपने तय किया A से लेके B तक, ये तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है, दूरी होती है, और इसे मीटर में मापते हैं, इसका यूनिट मीटर। तो दूरी का मतलब तय किए गए मार्ग की लंबाई, और इसे मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो दूरी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ओके। तो दूरी का आप देखो यहाँ पर मीटर है कि नहीं, दूरी का हमें यूनिट देखना है, वाट घंटा प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो दूरी प्रकाश वर्ष का आ जाएगा, ठीक है। तो दूरी अगर देखेंगे तो यहाँ पर मीटर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश वर्ष दिया गया, तो इसका मतलब प्रकाश वर्ष का इधर से यूनिट पूछ रहा है। तो यहाँ पर भौतिक राशि और ये यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर इकाई भी दिया गया, तो प्रकाश वर्ष का यूनिट होता है दूरी, ठीक है। अब यहाँ पर पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अभी ये दे रखा है यहाँ पर उल्टा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा हम मोल में मापते हैं। देखो कोई भी पदार्थ होता है उसकी मात्रा को, उसका जो यूनिट होता है ना, पदार्थ को हम किस में मापेंगे, जैसे दूरी को हम मीटर में मापते हैं, ठीक है, या प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का यूनिट होता है, ठीक है। तो दूरी का ये भी यूनिट है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का यूनिट है, तो पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट हो जाएगा वो मोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विद्युत आवेश की मात्रा, हम विद्युत आवेश का मतलब जो चार्ज होते हैं, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़ते हैं आवेश के बारे में, वहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आवेश को हम किस में मापते हैं, तो आवेश का जो यूनिट होता है वो कुलाम होता है, ठीक है। तो आवेश का सिंपल आपको यूनिट याद रखना कुलाम होता है, और ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो वाट घंटा होता है। अभी कहोगी वाट घंटा कहाँ से आ गया, अभी तो ऊर्जा का यूनिट हमने जूल पढ़ा था, यहाँ पर ऊर्जा का यूनिट जूल है, और यहाँ पर जो ऊर्जा का यूनिट है वो वाट घंटा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल में ये वाली जो ऊर्जा है ना, ये विद्युत ऊर्जा है, बिजली से, जैसे हमारे घरों में जो मीटर लगा रहता है, और मीटर जितनी ऊर्जा खर्च करता है, ठीक है, वो वाट घंटा में खर्च करता है या किलो वाट घंटा में, ठीक है। तो यहाँ पर वाट घंटा ऊर्जा का यूनिट होगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इन नंबरों का मिलान कर सकते हो, नीचे यहाँ पर बॉक्स दिया गया, देखो दूरी का हमारे पास आ चुका है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो पहले का 3 आंसर है, ठीक है। इन्हें अगर देखो मिलान करना है तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, दूरी के यूनिट के बारे में हम बात करें, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो दूरी, तो दूरी का हमारे पास क्या था, तीसरे वाला नंबर प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा का क्या था, फर्स्ट मोल था, ठीक है, और विद्युत आवेश हो जाएगा कुलाम सेकंड, और ऊर्जा का हो जाएगा 4, ठीक है। तो 31 24 देखो किस ऑप्शन में, 31 24 जिस ऑप्शन में आपका आंसर पहला ये देखो 3 1 2 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, इस तरीके से हम आंसर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे ही हम सभी प्रश्नों को धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है, आपके माइंड में लॉक कर देंगे, फिर ये कभी नहीं निकलेंगे, और आपको पढ़ने में और समझने में और आसानी होगी, और याद करने में भी कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।